राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ओ मेरे दोस्त, जिसने जीती है रातों से जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरी लगातार सुपर 10 की सीरीज आ रही थी, ठीक है। तो मैंने लगभग 2 दिन से आपका एनालिसिस कराया एग्जाम का, और उसके बाद मैं अपनी सुपर 10 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। उसमें मैं बीच बीच में आपका मैं एग्जाम का एनालिसिस कराता रहूँगा, और सुपर 10 की सीरीज जैसा कि मैंने कहा था वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि सुपर 10 की सीरीज में मैंने आपको इस दिन विथ प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे मेरे सुपर 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल डिजिट को चेंज करके सेम वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरी सुपर 10 से, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने दिखाया है। देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको सुपर 10 में कराया था, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यदि n सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा आपको प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिर्फ आप एक वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू पुट करने के माध्यम से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य होगी। तो यहाँ पर कोई ऐसा तीर आपको नहीं मारना है, सिर्फ यहाँ पर छोटी सी संख्या n की पुटअप कर लेनी है। तो n की एक मैं सबसे छोटी वैल्यू 2 जो हमारी सम संख्या है वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 की पावर अब कितना हो जाएगा, 2 और -1। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो हमारी होगी वो 35 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर आप आगे भी चेक कर सकते थे, ठीक है। आगे कैसे चेक करते हैं, n की पावर आप 4 मान लेते हैं। n की पावर जब 4 मानोगे उसमें -1 घटाओगे तो यह संख्या पूरी तरह से 35 से ही डिविजिबल होगी। लेकिन मैंने छोटी सी संख्या मानी, इसमें मेरा डायरेक्ट 35 आ गया, तो मैं क्यों वहाँ पर आगे चेक करूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 6 से डिविजिबल होंगी। यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, वो जो हमारी संख्या है वो 3 अंकों वाली होनी चाहिए, ठीक है। 3 अंकों वाली, तो हम 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पहले मान लेते हैं। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 999, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी संख्या 4 अंकों की आ जाएगी, ठीक है। तो 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो 1 से लेकर के हम यहाँ 999 तक की पहले तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तक हमारी 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी हमारी यही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकालने के लिए, 6 से डिविजिबल संख्या निकालने के लिए मैं पहले भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो सबसे लास्ट वाली इसी संख्या में 6 से भाग देंगे। जब हम 6 से भाग देंगे तो देखो हमारा कितने बार जाएगा, यहाँ पर भाग हमें दशमलव में लेकर के नहीं जाना है, जहाँ तक पूर्ण तक जाए वहाँ तक हमें ले जाना है। 6 कम 6, 3 बचा, 6 छंग 36 होता है, 3 बचा 6 छंग यहाँ पर 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा, 166 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो आपसे एक कंडीशन क्वेश्चन में रखी गई है कि 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली आपने 1 से लेकर के कितना निकाला है, 999 तक निकाला है, ठीक है। 1 से लेकर के 999 तक जब आपने निकाला है तो इसमें 3 अंकों वाली सभी संख्या तो है नहीं, 3 अंकों वाली सभी संख्या तो है नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक जो हमारी 6 से डिविजिबल संख्या होंगी, अगर मैं इसमें घटा दूं तो हमारी 3 अंकों वाली 6 से डिविजिबल संख्याएं निकल आएंगी। अब कह दो कैसे, क्योंकि देखो 1 से लेकर के अगर 99 की बात करें तो यहाँ पर हमारे 1 अंक वाली संख्या और 2 अंक वाली संख्या होगी। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, 100।
100 ये हमारी 3 अंकों वाली संख्या हो गई, और 99 तक हमारी कितनी हो गई, 3 अंकों वाली। 100 से लेकर के 99 तक जितने भी अंक हमारे आएंगे, जितने भी हमारी संख्याएं आएंगी, वो 3 अंकों वाली संख्या होंगी, ठीक है। लेकिन हमने ये वाली इसमें एक्स्ट्रा निकाल ली है 1 से लेकर के 99 तक। तो 1 से लेकर के 99 तक जितनी भी हमारी 6 से डिविजिबल संख्याएं होंगी वो हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। वो जब हम इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ 99 तक 6 से डिविजिबल कितनी संख्या होंगी, 99 का 6 में भाग दे देंगे। 6 एकम 6, यहाँ पर एक बार गया, 3 बचा, 6 6 36, तो यहाँ पर कितना 16 आ गया। यहाँ पर 16 संख्याओं को हम इसमें घटा दें, कितना आ जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो निसंकोच आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी लगातार सुपर 10 की सीरीज आएगी और उन्हीं सुपर 10 के माध्यम से मैं आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन मैं पुनः एक बार लेकर के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आज की क्लास का, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो अभी तक एग्जाम एनालिसिस के आधार पर किसी भी बच्चे ने लगभग ये नहीं कहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल फ्रैक्शन आपके टॉपिक में दिया हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर जब लेवल चेंज होगा बिल्कुल पैटर्न ये नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत पैटर्न इधर उधर होगा तो उसमें डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, पूछा जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन बिल्कुल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 0.734 के ऊपर यहाँ पर बार दिया हुआ है। जब भी डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो आपको एक काम करना है, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेना है 734, और यहाँ पर जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनको माइनस चिन्ह लगा करके घटा देना है। नीचे हमें क्या लिखना है, पहले हमें वो नंबर्स देखना है जिनके ऊपर बार है। तो एक हमारा ऐसा नंबर है 4, उसके ऊपर बार है तो उसके स्थान पर हम 9, जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनके स्थान पर हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो जब हम सॉल्व करेंगे 4 में हमारा 3 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर कितना 13 में हमारा 7 गया तो हमारा कितना बचा, 6 बचा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर कितना आ गया 900, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैंने बच्चों के एनालिसिस के आधार पर पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपसे बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का लेकर के आया हूँ। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा गया है। यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी कुछ बच्चे हमारे टैलेंटेड होंगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पर हमारी क्लास को देख रहे होंगे तो वो कहेंगे सर बहुत ही लो लेवल करा रहे हो, ठीक है। मैंने अपनी सुपर 10 में बिल्कुल अच्छे लेवल क्वेश्चन करा रखे हैं, पीछे बिल्कुल मैंने लो लेवल, मॉडरेट और यहाँ पर एडवांस लेवल सब कुछ करा रखा है। अगर मेरी आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। अब यहाँ पर मेरा उद्देश्य वो जो आपका पैटर्न आ रहा है, ठीक है, मैं उसी पैटर्न के आधार पर आपकी क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल भी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, जिससे कि यहाँ पर आप मुझसे पढ़ने जाने के बाद एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि नहीं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप एडवांस लेवल पढ़ करके जाओगे और वहाँ पर उससे लो लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यही मेरा पढ़ाने का उद्देश्य रहता है। तो मैं आपके लिए यही कोशिश करता हूं कि मैं जो पढ़ाऊं वो पेपर यानी कि एग्जाम के लेवल से आपके लिए 21 हो, ठीक है। आप अपने एग्जाम के लेवल से 19 पढ़ के ना जाओ, आप अपने एग्जाम के लेवल से 21 ही पढ़ के जाओ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और मैं 21 नहीं 25 पढ़ाता हूं, ठीक है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा गया। 15% की छूट के बाद किसी वस्तु को देखो 15% की छूट दी तो परसेंटेज में 85 के बराबर, परसेंटेज में 85 के बराबर, और यहाँ पर 1190 के बराबर। 1190 जो है वो आपका 85 के बराबर हो गया। कह रहे हैं यदि 12.5% की छूट दी जाती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाता। यहाँ पर देखो आपको टाइम की अपनी बचत करनी है। 12.5% की छूट, 12.5% की छूट आप यहीं पर दे दोगे। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पहले 100% का मान निकालते हैं, 100% का मान निकालने के बाद फिर उसमें 12.5% की छूट देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लॉस होता है। तो यहाँ पर आप 12.5% की छूट दे दोगे तो यहाँ पर 87.5 आ जाएगा। 87.5 पर 12.5% की छूट पर ही आपसे यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर हटाओगे और यहाँ पर जीरो लगाओगे। ठीक है, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1785 होता है और 17 सत्ते 119 होता है। यहाँ पर 5 से इसको काट दोगे, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 2 पचंग 25, 175 इंटू 7 आ गया। 175 इंटू 7 यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 49 3 होता है 52 और 7 एकम 7, 7 5 कितना होता है 12, 1225। 1225 ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, एसआई का बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है। किस ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद समान राशि पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे थोड़ा सा घूम जाओगे कि इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस 10 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। आप कहोगे 10 सेकंड के क्वेश्चन तो 2 स्टेप में दिया हुआ है, 10 सेकंड में कैसे लगाएंगे। देखो भी आप 10 सेकंड में कैसे लगाओगे। जैसा कि मैंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जब भी एसआई का क्वेश्चन है वहाँ पर मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम बराबर आपका होता है एसआई, यानी कि ब्याज। बस यही यहाँ पर आपको तरीका फोकस करना है और 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक निश्चित राशि पर 5% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है। 5% की देखो दर है, ये हो गई रेट। 8 वर्ष का यहाँ पर टाइम, ये हो गया हमारा 8 वर्ष का टाइम। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्याज 40%। हमारे अकॉर्डिंग तो ब्याज ये आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज ये आ रहा है। ठीक है, कुछ भी मत करो, कुछ टच ना करो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। 840 से आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। किस ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद समान राशि पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि हमारी राशि अगर समान हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये 40% बराबर करोगे 840 के और अपना मूलधन निकालोगे। फिर मूलधन निकालने के बाद 5 वर्ष अपना टाइम। देखो मैं वो भी तरीका भी बता दूंगा, सबसे पहले आप मेरा तरीका यहाँ पर देख लो। कह रहे हैं कि समान राशि है, ठीक है, और वहाँ पर ब्याज की दर, किस ब्याज दर हमें नहीं पता है, तो ब्याज दर मैंने क्या मान लिया 8%। टाइम 5 वर्ष है। किस ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात इनको लिखनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। समान ब्याज यानी कि हमें 840 रुपये ही ब्याज चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको समान ब्याज चाहिए और किस ब्याज दर पर, और टाइम आपको 5 वर्ष दिया है, इसका मतलब समान ब्याज हमारा जो 40% ब्याज पहले था तो 40% वो अब भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दर हम कितनी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दर हम कितनी ले सकते हैं, 8% अगर ले लें तो 8 पंच कितने हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो दर हमारी कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। दर हमारी 8% आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा यहीं पर एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाता, हमें क्वेश्चन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखो आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से जैसे आप लोग लगाते वो तरीका देख लो, और थोड़ा ना भी समझ में आया हो तो मैं ये तरीका जो बता रहा हूँ अगर ये समझ में आया तो ये अपने आप में कवर कर लेना। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि रेट इंटू टाइम बराबर हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। रेट इंटू टाइम बराबर हमारा ब्याज होता है। तो रेट हमारा 5% है और रेट हमारी 5% है और टाइम हमारे कितनी है, 8 वर्ष है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 40%। हमारे अकॉर्डिंग ब्याज 40% है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 840 रुपये है। 840 है तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 और 4 दूनी यहाँ पर 8, 4 एक कम 4 तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 00। 2100 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 2100 रुपया हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब आपसे जो कहा जा रहा है कि किस ब्याज की दर पर, तो यहाँ पर देखो 2100 ब्याज की दर मैं 8% मान लेता हूँ। किस ब्याज दर पर, टाइम कितना है 5 वर्ष अपॉन 100।
पर मैंने यहाँ पर कहा था समान राशि पर समान ब्याज, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना है, 840 रुपये ही है, ठीक है, 840 रुपये ही है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर देखो 21 से यहाँ पर 4 बार जाएगा और यहाँ पर 5 से 8 बार जाएगा, ठीक है। तो R इजुकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, R इजुकल टू 8%। वही देखो आंसर यहाँ पर भी आया, वही आंसर वहाँ पर, जो भी आपको तरीका अच्छा लगा हो वो आप कवर कर लेना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। आज के 2-3 साल पहले तो ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता था कि कोई ऐसा एग्जाम ना हो जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा ना जाता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। और इस क्वेश्चन में अभी काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है, काफ़ी डाउट इस क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि उनको अच्छा कॉन्सेप्ट, उनको काफ़ी यहाँ पर इस तरीके सिखाए जाते हैं कि वहाँ पर जब क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य की वैल्यू विक्रय मूल्य से बड़ी हो, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो कभी कन्फ्यूजन दूर ही नहीं कर पाते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नो डाउट, अभी देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। किसी फल की दुकान में 40 सेब का, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कुछ मत करना, क्वेश्चन को पढ़ते ही 40 सेब का क्रय मूल्य, 40 सेब का सीपी तुरंत लिख देना और 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। अब तुरंत यहाँ से आप लोग सीपी और रेशियो एसपी यहाँ पर निकाल लोगे। सीपी रेशियो एसपी यहाँ पर 3:4 आ जाएगा। इसका मतलब आपने 3 की खरीदी थी, 4 की बेच रहे हो। अब तो कोई आपको डाउट नहीं रहा ना, तो 1 का लाभ हो रहा है, 3 क्रय मूल्य है, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोट एंड स्ट्रीम का प्यारा सा क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो सबसे पहले आप एग्जाम में जब भी मैथ रीजनिंग को क्वेश्चन को करना, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को करना। ये नहीं कि आप टाइम के हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़े जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के एक बार अवश्य पढ़ना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर देखो स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो आपसे टाइम पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कितनी है, 44 किलोमीटर है, ठीक है। पर मेरा पूरा गेम यहाँ पर चाल को लेकर के कि हमें यहाँ पर चाल कौन सी लेनी है। बहुत बच्चे तो यहाँ पर देखो अनुकूल और प्रतिकूल में कन्फ्यूजन है, तो कभी अनुकूल और प्रतिकूल में मत कन्फ्यूज होना, क्योंकि अनुकूल यानी कि धारा के साथ में जा रहे हो, प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत जा रहे हो। तो आपकी शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ बह रहे हो तो उसमें धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी। तो 18/4 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो गई। तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 22 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर देखो जो प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी एग्जाम में आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे फार्मूले से ही देख लेना और फार्मूले से ही बनते हैं, ऐसे बिल्कुल भी मत सॉल्व करना। नहीं समझ में आ रहा है तो ए और बी में इनको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। वैसे तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 5.98, तो इसको मैंने ए मान लिया, ये ए स्क्वायर हो गया। देखो अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वैल्यू 2 बार लिखी हुई है तो इसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो इसको मैंने ए माना है तो यहाँ पर 4.02 को बी मान लूँगा, तो ये हमारी ए बी हो जाएगी, प्लस ये हमारी क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगी। और नीचे देखो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा और नीचे ये बी क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये आपका फार्मूला ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये देखो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ओरल था, बस 5 सेकंड में इसको बस टिक करना था आपको। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/a प्लस बी बचेगा। 1/a प्लस बी, तो 1/a का मान कितना है, 5.98 है और प्लस बी का मान कितना है, 4.02 है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2
8 और 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 और 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरी आज की क्लास कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे SSC GD वाले प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।